हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ बेटा, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 118 में। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इकोसिस्टम के जो फंक्शन थे डिकम्पोजिशन और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था एनर्जी फ्लो जो आवश्यक था, तो एनर्जी फ्लो के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब कुछ बातें उस एनर्जी फ्लो के बारे में और अपन पढ़ेंगे और इसी में फिर अपन बेटा आपको आगे जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, पोषण स्तर होते हैं, फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, फूड वेब होता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो आपको इकोलॉजी के अंदर NCERT ने बता रखी है कि देखो बेटा, ऊर्जा प्रवाह है। ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र का लाक्षणिक कार्य है, यानी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, एक आवश्यक फंक्शन है। और मैं आपको बताऊं बेटा कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, यस बेटा, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के दोनों नियमों की अनुपालना करता है। यस बेटा, यानी पारितंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के दोनों नियमों की अनुपालना करता है। यस, और कैसे भाई, देखो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट, ऊष्मागतिकी का फर्स्ट जो नियम है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, वो क्या है बेटा? आप अच्छे से पढ़ा होगा कि देखो, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अब बेटा जी देखो, मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपको मैंने बताया भी था कि जैसे सोलर एनर्जी केमिकल में होगी, केमिकल आगे लेवल पे अभी तो हीट है, काइनेटिक है, जो भी है मैकेनिकल है, उनमें चलती। तो अपन ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है बेटा, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अपन कहते हैं कि बल्कि एक अवयव से केवल और केवल अपन कहें बल्कि, यस बेटा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। यस बेटा, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट रूल जो थर्मोडायनेमिक्स का है। दूसरे रूल के अकॉर्डिंग देखो बेटा, अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। आप जानते हो बेटा कि जब इकोसिस्टम में, पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यस बेटा, जैसे आपने बताया था कि प्रोड्यूसर से शाक बक्सियों में और शाक बक्सियों से मांस बक्सियों में, तो एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा जब स्थानांतरित होती है तो बेटा अपन कहें कि उपापचयी गतिविधियों के द्वारा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा, विधियों के द्वारा ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाती है या ऊष्मा के रूप में विमुक्त हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन ने कही बेटा कि भाई उसका ऊष्मा के रूप में क्षय होता है या ऊर्जा की कुछ मात्रा का ऊष्मा के रूप में अपन यहां कह दें कि क्षय, हानि होती है, क्षय होता है। यही तो था, आपने अच्छे से देखा था कि भाई जब निचले से ऊपरी पोर्शन पर 10% ही ट्रांसफर हो रहा था, 90% हीट के फॉर्म में, और 10 तो वो, और जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर 20% अपने शोषण में यूज कर रहे थे, तो बाकी आप जानते हैं कि अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मान लो उसमें भी 70% जा रहा था।
तो बेटा देखो एक जो ऊर्जा का बड़ा भाग था यानी उष्मा के रूप में क्षय हो रहा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं बेटा कि पारितंत्र में भोज्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के प्रमुख घटकों के रूप में जब होता है, तो जब उपापचयी गतिविधियां होती है, उपापचयी गतिविधियों द्वारा उष्मा के रूप में क्षय होते हुए केवल अल्प मात्रा ही सजीव ऊतकों में जैव भार के रूप में बायोमास के रूप में संचित होती है। तो अल्प मात्रा स्टोरेज होती है, बाकी तो आप जानते हो क्या होता है, लॉस हो जाता है। और फिर जैसे जैसे पर आगे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो लॉस बहुत ही ज्यादा हो जाता है और लास्ट में ऊर्जा की मात्रा बहुत कम बचती है। तो पारितंत्र में पोषण स्तरों की संख्या भी क्या है, निश्चित है। और फिर ये चीज जो वहां लिख रखी है कि भी जब ऐसे लॉस हो रहा है, अपन बात करें बेटा कि जैसे ये हरे पेड़ पौधे हैं प्रकृति के, मैं आपको बताता हूँ बेटा देखो कि जैसे ये हरे पेड़ पौधे हैं प्रकृति के, यस। अब आप जानते हो कि अपन ने अच्छे से बताया था, बार बार आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये टोटल सन रेडिएशन का, टोटल सोलर रेडिएशन का 1 से 5% अपने जीपीपी के रूप में लेते हैं और बहुत सारी उष्मा के रूप में व्यर्थ में हास हो गया ना। उसके बाद देखो कि जैसे ये प्रोड्यूसर लेवल है, प्रोड्यूसर लेवल से ये प्रोड्यूसर हो गए आपके उत्पादक, प्रोड्यूसर लेवल से जैसे ही कंज्यूमर लेवल पे, किस लेवल पे बेटा, कंज्यूमर पे, तो केवल कितनी परसेंट स्थानांतर हो रही है, 10%। और 90% आप जानते हैं कि वो लॉस हो रहा है। फिर कंज्यूमर से जैसे ये शाकाहारी हैं, या यहाँ पर मैं ऐसे कह दूँ कि पहले प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और शाकाहारियों से मांसाहारी, तो वही आप जानते हैं कि आगे से आगे 10% जो फ्लो हो रहा है। यस बेटा, क्लियर। तो आप जानते हैं कि इतना बड़ा लॉस उष्मा के रूप में, इतना बड़ा हास हो रहा है, तो यहाँ निरंतर आपूर्ति इस अव्यवस्थाओं को सही संतुलित रूप से पारित करने के लिए या इकोसिस्टम के संतुलन के लिए यहाँ सूर्य के प्रकाश की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। और ये सूर्य के प्रकाश की निरंतर आपूर्ति जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करता है, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। इसलिए वो आपको किसके अकॉर्डिंग है, वो आपका अपन बात रहा है कि उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम यानी उष्मा गति का सेकंड लॉ को वो करता है। और वो एनसीईआरटी के अंदर आपको बहुत अच्छे से लाइन लिख रखी है वहां पर। यस बेटा, क्लियर है। तो ये सारी बातें आपके सामने होती है। और फिर देखिए बेटा कि अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करते हैं अब, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन और फिर फूड वेब। यस बेटा, तो देखिए कि जो पारितंत्र हैं वो उष्मा गतिकी के दोनों ही नियमों की अनुपालना करते हैं और मैंने आपको दोनों नियम इस फॉर्म में आपको मैंने बता दिए। यस बेटा, अब अपन आते हैं ट्रॉफिक लेवल, जो पोषण स्तर होता है ट्रॉफिक लेवल होता है। तो देखो कि एनर्जी फ्लो में अपन आते हैं किस पे, ट्रॉफिक लेवल पे। आ जाओ बेटा। तो देखिए बेटा अब अपन बात करेंगे, देखो किसकी, यहां अपन बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ये रियल में ट्रॉफिक लेवल है क्या, ट्रॉफिक लेवल पोषक स्तर। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति के अंदर ट्रॉफिक लेवल आप किसे कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा बेटा कि देखो किसी भी फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला में जीव की विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, है ना बेटा। यानी स्पेसिफिक फंक्शनल पोजीशन ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन, एक खाद्य श्रृंखला में जीव की विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति को आप ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। यस बेटा, और मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि पोषक स्तर
पोषक स्तर, आपको मैं बता दूं बेटा, पोषक स्तर कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है ना बेटा। पोषक स्तर होता है जो कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है, न कि किसी एक जाति को, किसी एक स्पीसीज को प्रदर्शित नहीं करता बेटा। ये अपन बात रहा कि पारितंत्र के अंदर कार्यात्मक स्तर को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? फंक्शनल लेवल को। या फिर देखो अपन ऐसी बातें कहें कि इकोसिस्टम में प्रत्येक जीव अपने भोजन के व्यवहार के आधार पर एक निश्चित स्तर को दर्शाता है, और वो क्या कहलाता है बेटा? पोषक स्तर, है ना बेटा। तो आप जानते हैं कि इकोसिस्टम में प्रत्येक जीव अपने भोजन स्रोत या व्यवहार, भोजन स्रोत के आधार पर एक विशिष्ट स्तर को दर्शाता है। जिसे पोषक स्तर कहते हैं, है ना बेटा। और देखो बेटा, अपने कहा ना कि हर जीव की कोई ना कोई कार्यात्मक स्तर होता है पारितंत्र में, और उसी को आपको रिप्रेजेंट करता है क्या? ट्रॉफिक लेवल। अब देखिएगा कि जनरली पारितंत्र में, प्रारूपिक पारितंत्र में 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं? 4। यस बेटा। और अपन उनको रिप्रेजेंट करें, यस, तो देखिएगा सबसे पहले आपके सामने मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो मैंने आपके सामने बेटा मैंने आपको बताया था, प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर का मीन हो गया प्राथमिक उत्पादक, पीपी। यानी जो भी स्वपोषी होते हैं, और ये जो भी स्वपोषी होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अपन कहें कि T1 ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, T1 ट्रॉफिक लेवल को। अब बेटा जो भी स्वपोषी हैं, प्रकाश स्वपोषी हैं चाहे रसायन स्वपोषी हैं, तो मैंने आपको वहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर कितने एग्जाम्पल बताए थे। जैसे मैंने आपको वहां पर बताए थे स्वपोषी जीवाणु, स्वपोषी जीवाणु, चाहे वो प्रकाश स्वपोषी हो चाहे रसायन स्वपोषी। इसके अलावा मैंने आपको बताए थे फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक, है ना बेटा, फाइटोप्लैंक्टन बताए थे, पादप पलवक, डायटम, डेस्मिड। फिर मैंने आपको बताए थे एल्गी, शैवाल, एल्गी, प्लांट्स। तो बेटा आप जानते हो कि ये सारे अपन बात रहे कि स्वपोषी जीव हैं, प्रकाश संश्लिष्ट जीव हैं। और अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये कार्यात्मक स्तर को प्रदर्शित करता है, न कि एक स्पीसीज को। अब जो भी प्रकाश स्वपोषी हो, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे अपन बात करें कि अपन कहें मैंगो यानी आम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो, या अपन बात करें कि वो और भी कई सारे, ये सारे जो आप बड़े वृक्ष देखते हैं, है ना, चाहे बबूल हो, चाहे नीम हो, चाहे कुछ भी हो, और चाहे वो कहीं पर भी ग्रो कर रहा हो। जैसे अपन बात करें कि अपन क्वेश्चन को बड़ा बना कहते हैं कि भाई वहाँ अपने मरुस्थल के अंदर एक झाड़ी है जो प्रकाश स्वपोषी है, बताओ किस ट्रॉफिक लेवल में आएगी। तो पृथ्वी पर बेटा जो भी प्रकाश स्वपोषी होगा वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट को करेगा, यानी T1। ये फिक्स होता है क्योंकि इन सब का कार्यात्मक स्तर एक ही है, प्रकाश स्वपोषी या रसायन स्वपोषी जीवाणु। यस, लेकिन स्वपोषी हो गए। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था कि जो सीधे तौर पे जो
इन पादपों का भक्षण करते हैं, यानी हर्बीवोरस जो होते हैं वो आप जानते हो कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। तो बेटा आप समझ सकते हो कि प्राथमिक उपभोक्ता। और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं पीसी, यस बेटा, तो ये जो पीसी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेकंड ट्रॉफिक लेवल को, सेकंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, द्वितीय पोषण स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं। और द्वितीय पोषण स्तर की बात करें अपन यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल T2। तो देखो बेटा कि जो 100% शाक भक्षी होते हैं सीधे तौर पे पौधों पे निर्भर होते हैं, और मैंने बताया था ना की इंडस्ट्री एनिमल, मतलब वो ये वही है जो पादप पदार्थों को, प्लांट मटेरियल को एनिमल मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीधे तौर पे पौधों पर निर्भर है और सेलुलोज का पाचन करने में ये सक्षम है। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे मैंने आपको बताया, जैसे जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में जू प्लैंकटन है, जंतु प्लवक, जू प्लैंकटन, यस बेटा, और जैसे भाई फाइटोप्लैंकटन का भक्षण ही तो करें जू प्लैंकटन, जैसे फाइटोफैगस इंसेक्ट हैं, है ना, पादप भक्षी कीट, फाइटोफैगस इंसेक्ट, ग्रास ऊपर, ये सारे आपको मैंने बताए, है ना बेटा। और जैसे स्थलीय पारतंत्र में ग्रास में अपन बात करें कि हिरण, डियर है, काऊ गाय, गोट बकरी है, रैबिट है, खरगोश रैबिटरी है ना, यस बेटा, और रैट चूहा है, जो भी शाक भक्षी हैं, जो भी क्या है बेटा शाक भक्षी, यस, डियर, काऊ, गोट, रैबिट, रैट। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ और अपन बात कर लेंगे, मोलास्क हैं, क्लियर, मैंने आपको मोलास्क भी बताए थे, या ऐसे पक्षी जो बीज या फल खा रहे हैं, बात को समझे, तो वो सब किस में आते हैं? ट्रॉफिक लेवल T2, यस। फिर यहां पर देखिए अपन लेते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर लेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं बेटा SC, जिनको अपन ने प्राइमरी कार्निवोरस भी कहा था। क्या कहा था बेटा? प्राइमरी कार्निवोरस, यानी जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं ना मांस के रूप में, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कार्निवोरस। तो प्राइमरी कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ट्रॉफिक लेवल T3। अब देखो प्रोड्यूसर का ट्रॉफिक लेवल हमेशा फिक्स होता है, शाक भक्षियों का हमेशा फिक्स होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर में अपन बात करते हैं बेटा T3, तो यहां कौन कौन आते हैं? ये आपका हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, यस। तो यहां अपन बात करते हैं बेटा कि यहां कौन कौन थे, जैसे फॉक्स, वॉल्फ, भेड़िया थे, फॉक्स था, वॉल्फ था, यस, कैट, डॉग, ये सारे अपन बात बेटा। और आपने कहा था इंसेक्टिवोरस बर्ड, जो कीट भक्षी पक्षी होते हैं, इंसेक्टिवोरस बर्ड, कीट भक्षी पक्षी, ये सारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। आप जानते हो कभी कभी यहाँ टर्सरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, जैसे सांप, स्नैक है ना। अपन बात करें कि यहाँ देखो सेकेंडरी में यहाँ पर आपका फ्रॉग भी आ जाएगा, हाइड्रा भी आ जाएगा, यस बेटा। और फिर अपन टर्सरी कंज्यूमर ले सकते हैं, जिनमें सांप और ले सकते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल और बढ़ा सकते हैं, T4 फिर T5 कर सकते हैं, लेकिन जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं 4 ट्रॉफिक लेवल ही, यस बेटा। तो फिर अपन यहाँ सीधा यहीं पे ले लेते हैं किसको? टॉप कंज्यूमर को, कि जो टॉप कंज्यूमर है, टॉप कंज्यूमर यानी शीर्षस्थ उपभोक्ता। और शीर्षस्थ उपभोक्ता की बात करें, जो टॉप कंज्यूमर हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और बीच में अगर अपन टर्सरी को ले लेंगे, सांप को, इनको फिर टॉप यानी 5 पे ले जाएंगे,
तो इसलिए अपन कहते हैं कि ये फिक्स होता है हमेशा, जो स्वपोषी होते हैं T1 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो शाक बक्सी T2 को ही करेंगे। अब प्राथमिक मांसाहारी T3 को, लेकिन फिर और दूसरे मांसाहारी जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं वो T4 को, फिर T5 हो सकता है, या अपन यहाँ सीधा इसको कहते हैं T4, यानी जो टॉप कंज्यूमर शीर्षस्थ उपभोक्ता होते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, यानी ये इन मांसाहारियों को, शाकाहारियों को, सबको खा सकते हैं, इनको कोई नहीं खा सकता, टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर जो आपके होते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, जैसे टाइगर, लॉयन, हॉक यानी बाज होता है बेटा ये हॉक, या फाल्कॉन, पिकॉक, ये सारे आपके हो गए टॉप कंज्यूमर, शीर्ष उपभोक्ता जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। तो इस प्रकार देखो एक प्रारूपिक पारितंत्र में कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 4 ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट किए होते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल देखो ना, खाद्य श्रृंखला में जीव की विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति है। विशिष्ट कार्यात्मक स्थिति मतलब ये सारे प्रोड्यूसर हैं। अब जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, चाहे वो आम का पौधा हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे बबूल का हो, किसी का भी हो, वो कहीं पे भी ग्रो कर रहा हो, अगर वो प्रकाश स्वपोषी है या स्वपोषी है तो किसमें आएगा, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में। इसी प्रकार जो भी शाक बक्सी हैं, जो सीधे तौर पे पौधों को खाते हैं, केवल शाकाहारी हैं, हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस, वो सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, T2 को। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राथमिक मांसाहारी है, T3 को। इसके बाद सांप रही T4 कभी कभी हो सकते हैं टर्सरी, लेकिन सीधे अपन ले लेते हैं टॉप कंज्यूमर T4, तो शीर्ष उपभोक्ता। ये इन मांसाहारियों को या शाकाहारियों को, दोनों को खा सकते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं खाता प्रकृति में, टाइगर, लॉयन, हॉक, पिकॉक। तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो कार्यात्मक स्तर आ गया, न कि कोई एक जाति है, ये कार्यात्मक स्तर है कि प्रोड्यूसर उत्पादक है, हर्बीवोरस शाक बक्सी है, प्राइमरी कार्निवोरस है, या टॉप कार्निवोरस है। यस, और ये सारा अपन बात करते हैं किसकी बात होगी, ट्रॉफिक लेवल्स की। यस बेटा, तो आपका बिल्कुल परफेक्टली ये आप आया। अब देखो अपन इस पे चलते हैं कि इकोसिस्टम में फूड चेन क्या होती है, फूड चेन कैसे बनती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपन करते हैं बेटा फूड चेन की। तो देखिए बेटा, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, फूड चेन की। खाद्य श्रृंखला। यस, अब देखो बेटा कि फूड चेन किसे कहते हैं, है ना। अपन बात बेटा कि देखो किसी भी पारितंत्र में सजीवों को उनके भोज्य संबंधों, यानी फूड हैबिट, उनका भोजन स्वभाव क्या है, फूड हैबिट, भोज्य संबंधों के आधार पर व्यवस्थित करने पर फूड चेन निर्मित होती हैं। क्या निर्मित होती है बेटा, फूड चेन। ये लो जी, क्लियर। और ये अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर अपन लिखें कि भी अकॉर्डिंग या ऐसे सीधी सी बात कहें पर बेटा कि भी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों की व्यवस्था, अकॉर्डिंग देयर, किसके अकॉर्डिंग देयर फूड हैबिट, यानी उनके भोजन स्वभाव के आधार पर अगर अपन जीवों की व्यवस्थीकरण दें, यानी वो कैसा कार्यात्मक स्तर दर्शा रहे हैं, एक व्यवस्था दें, तो आपके पास क्या निर्मित होगी बेटा,
फूड चेन। क्या निर्मित होगी बताओ? फूड चेन। और आप जानते हैं कि जो फूड चेन होती हैं ये पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती हैं, ऊर्जा प्रवाह को दर्शाती हैं। यस बेटा, आपको पता है कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को ये फूड चेन ही दर्शाती हैं। यस बेटा, अब देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैं कर रहा हूं कि भाई टाइप्स ऑफ फूड चेन, यहां पर आपके सामने बात करूंगा मैं कि खाद्य श्रृंखलाओं के कितने प्रकार इकोसिस्टम में हैं, पारितंत्र में हैं। तो देखिएगा कि टाइप्स ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार। अब देखिए मेरे बेटा कि जो फूड चेन के टाइप हैं, टाइप ऑफ फूड चेन है, वो किस किस वे में मैं आपको शो करता हूं। यानी सबसे फर्स्ट जो आपका टाइप है बेटा वो है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन इन्हें अपन कहेंगे चारण खाद्य श्रृंखला, चारण खाद्य श्रृंखला। ये इसको अपन प्रीडेटरी फूड चेन भी कहते हैं, प्रीडेटरी फूड चेन, जो परभक्षण खाद्य श्रृंखला होती है। यस बेटा, अब देखो बेटा कि भाई इकोसिस्टम में सजीव कैसे कैसे फूड हैबिट हैं। क्या वो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, स्वपोषी हैं, तो प्रोड्यूसर, तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। क्या वो अपन बात रहे कि वो विषमपोषी हैं, अब विषमपोषी हैं तो क्या वो सीधे रूप से पौधों पर निर्भर हैं, तो शाक बक्सी, ट्रॉफिक लेवल T2। और फिर क्या उन शाकाहारी पर डिपेंड है, तो T3, या फिर आगे आपके टॉप हैं T4। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि सबसे पहले बेटा अपन लेते हैं यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन या प्रीडेटरी फूड चेन, है ना। और अपन कहें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर कि जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, चारण खाद्य श्रृंखला होती है, या जो प्रीडेटरी फूड चेन होती है, परभक्षण खाद्य श्रृंखला होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं करूंगा बेटा कि भाई देखो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का प्रारंभ सदैव स्वपोषी या उत्पादकों, मतलब स्वपोषी या उत्पादक एक ही बात होगी, उत्पादकों से होता है ना बेटा। यानी इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं का प्रारंभ सदैव स्वपोषी जो है उत्पादकों से होता है। यानी इन खाद्य श्रृंखलाओं में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो पहला पोषण स्तर होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पहला पोषण स्तर पर ऑलवेज कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। हमेशा बेटा कौन होते हैं? उत्पादक। यस मेरे बेटा, हमेशा कौन होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी हो गई कि इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं पर भाई प्रारंभ सदैव स्वपोषियों से उत्पादकों से होता है, पहले पोषण स्तर पर कौन? हमेशा उत्पादक। और यहाँ ऊर्जा प्रवाह भोज्य पदार्थों के रूप में और ऊर्जा का प्रवाह परभक्षण के माध्यम से, परभक्षण के माध्यम से होता है ना बेटा। आपको मैंने परभक्षण के लाभ बताए थे, तो पहला आपको बताया था कंडक्ट, संचरण ऊर्जा का, कि जो हरे पेड़ पौधे सूर्य की एनर्जी को ले लेते हैं, आगे से आगे जब उनका भक्षण होता है तभी तो आगे से आगे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का फ्लो होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह परभक्षण के माध्यम से होता है। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो गई। और चारण, ग्रेजिंग का मतलब क्या है? ग्रेजिंग का मतलब ही क्या है बेटा? ग्रेजिंग चरना यानी चारण, यानी सबसे पहले शाक बक्सी
उत्पादक प्रोड्यूसर का क्या करेगा, उत्पादक का भक्षण, उसका भक्षण करेगा। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बोलो बेटा। तो आप समझ रहे हैं कि उसका भक्षण करना। और ये फूड चेन, ये जो चारण खाद्य श्रृंखलाएं होती है, ये फूड चेन जो होती है, मैं आपको बता दूं, ये फूड चेन प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होती है। ये अपन कहेंगे हरे पेड़ पौधों पर, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को कौन लेगा, हरे पेड़ पौधे। तो अपन कह सकते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। कौन बेटा, जो चारण खाद्य श्रृंखलाएं होती है, ग्रेजिंग फूड चेन। देखो ग्रेजिंग फूड चेन की स्टार्टिंग हमेशा प्रोड्यूसर से होगी, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ऑलवेज प्रोड्यूसर होंगे। ऊर्जा का प्रवाह प्रभक्षण के माध्यम से होगा, और ऐसी फूड चेन के अंदर प्रत्यक्ष रूप से ये सौर ऊर्जा पर डिपेंडेंट होगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होगी या हरे पेड़ पौधों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो ये आप जानते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट। यस बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब जैसे बेटा मैं यहाँ पर आपको इसके एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। तो जैसे अलग अलग पारितंत्र हैं, जैसे घास स्थल में, इन ग्रासलैंड, घास स्थल में जैसे आपको ग्रेजिंग फूड चेन देखते हैं घास स्थल में, तो उस ग्रेजिंग फूड चेन का प्रारूप अगर आप देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि सबसे पहले सौर ऊर्जा को कौन लेगी, ग्रास और ग्रास। अब मान लो कि घास को हिरण, शाकाहारी हिरण खा रहा है। यस बेटा, हिरण को वोल्फ, भेड़िया खा रहा है, और वोल्फ को अपन बात रखी टाइगर, बाघ। तो देखिएगा कि ये ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, फर्स्ट। ये ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। यस बेटा, तो ग्रेजिंग फूड चेन हुई कि नहीं हुई, यस। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि ये मान लो ग्रासलैंड ही है। अब देखो यहां पर मैं कुछ बढ़ाऊंगा, तो ग्रासलैंड में मान लो इंसेक्ट, कीट, जो पादपभक्षी कीट होते हैं, पादपभक्षी कीट। यस बेटा, अब इंसेक्ट को वहां पर कौन खा रहा है, फ्रॉग, मेंढक। फ्रॉग को कौन, स्नैक, सांप। और सांप को अपन यहाँ दे दूं मैं पिकॉक या बाज दे दूं, या पिकॉक मोर दे दूं। बात को समझे। तो यहाँ देखिएगा कि ट्रॉफिक लेवल T1 पे हमेशा कौन है, प्रोड्यूसर। यस, ये शाक बक्सी, ये ट्रॉफिक लेवल T2, ये दो तो फिक्स हैं। फिर देखिएगा कि ये यहाँ पर प्राथमिक मांसाहारी है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर है T3, लेकिन ये टर्सरी कंज्यूमर आ गया, स्नैक, टर्सरी कंज्यूमर, तो ये T4 पे। फिर आपके टॉप कंज्यूमर आया है, तो वो कहाँ, T5 पे। तो इसमें पोषण स्तर एक बढ़ गया, खाद्य श्रृंखला थोड़ी लंबी हो गई, तो ऊर्जा बहुत ही कम हो जाएगी आगे जाकर, और इकोलॉजिकली वो बहुत वीक हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि ये जो हाई ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, ये इकोलॉजिकली वीक ही होते हैं, लेकिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन इकोलॉजिकली वीक होने के कारण एनर्जी के हिसाब से उनकी संख्या बहुत कम होती है। यस बेटा, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ जो चारण खाद्य श्रृंखला है, ग्रेजिंग फूड चेन है, इसका अपन बात की और भी दे सकते हैं। घास है, घास में रैबिट, खरगोश है, खरगोश को सीधा लोयन खा सकता है ना बेटा। देखो ये जो बीच वाले हैं, मतलब दो चीज जरूर होगी, ये घास और शाकाहारी, उसके बाद सीधा टॉप हो सकता है। ये बीच वाले हो तो हो, नहीं हो तो भी कोई जरूरी नहीं है। वो तो खाद्य श्रृंखला छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो स्थायित्व उतना ही ज्यादा रहेगा। छोटी खाद्य श्रृंखला का स्थायित्व ज्यादा रहता है, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। अब देखिए मैं जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला बता देता हूं। जलीय पारितंत्र में तो तुम जानते हो कि समुद्र के जो सबसे मुख्य उत्पादक होते हैं, क्राइसोफाइट होते हैं, डायटम होते हैं, है ना बेटा। तो देखो अपन उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और ये ट्रॉफिक लेवल T1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन।
फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा बेटा? जू प्लैंक्टन, जंतु प्लवक, जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा बेटा? स्मॉल फिश, छोटी मछली। और छोटी मछली को फिर कौन खा रहा है बेटा? लार्ज फिश, लार्ज फिश, बड़ी मछली। तो देखिएगा कि ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है T1 ट्रॉफिक लेवल। जू प्लैंक्टन आपके क्या है? PC, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ट्रॉफिक लेवल T2। और फिर स्मॉल फिश आपकी क्या है बेटा? स्मॉल फिश की बात करते हैं तो T3, यानी सॉरी SC, सेकेंडरी कंज्यूमर T3। और फिर आपकी क्या होगी? लार्ज फिश होगी, तो लार्ज फिश क्या हो जाएगी बेटा? T4। बात को समझ रहे हैं? तो ये जलीय पारतंत्र में क्या होगी? चारण खाद्य श्रृंखला होगी। यस, जलीय पारतंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला। तो ये आपकी हो गई ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन। यस, अब नेक्स्ट देखिएगा अपन जो अगली मुख्य खाद्य श्रृंखला वो डेट्रिटस फूड चेन है। डेट्रिटस फूड चेन अपन पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, अब देखिए बेटा कि जो दूसरी मुख्य खाद्य श्रृंखलाएं हैं तो वो आपकी हैं, यहाँ आपके एनसीईआरटी में तो दो ही मुख्य बता रखी हैं, GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला, और DFC, यानी अपन दूसरी मुख्य की बात कर रहे हैं, डेट्रिटस फूड चेन, अपरदी खाद्य श्रृंखला। अब देखिए बेटा कि जो अपरदी खाद्य श्रृंखला है, तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं अपरदी पदार्थों से प्रारंभ होती है। यानी बेटा ध्यान से सुनो कि प्रकृति में चलो प्रोड्यूसर ने सनलाइट को इंटरप्ट किया, फिर प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खा गया, ये तो चीज़ें हो रही हैं, और फिर उन्होंने अपना बायोमास बनाया, फिर मांसाहारी खा गए, तो लिविंग बायोमास है। लेकिन शाखा पत्तीपुष्प जो टूट गए, जो डेड हो गए, या कोई भी जंतु मर्त हो गया, उसका क्या है भाई, वहाँ से कैसे अपन बात रहे एनर्जी फ्लो है। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेट्रिटस फूड चेन, अपरदी खाद्य श्रृंखला, यानी इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं अपरदी पदार्थों से प्रारंभ होती हैं। यानी यहां पर पहले पोषण स्तर पर, पहले पोषण स्तर पर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर क्या होता है बेटा? डेट्रिटस, डेट्रिटस, यानी ये स्टार्ट कहां से होती है? डेट्रिटस से, और वो स्टार्ट कहां से हुई थी? प्रोड्यूसर से। एक एक चीज का अंतर निकालते जाएं। तो डेट्रिटस, अपरद, अपरद क्या होता है बेटा? आपको भी पता है, डेड प्लांट, जो मर्त पादप अवशेष होते हैं, डेड प्लांट, डेड एनिमल। यस बेटा, और वो जो उनका मलमूत्र होता है ना बेटा, यानी अपन सीधी सी बात कह दें कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होता है, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रारंभ होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फूड चेन का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सबसे पहले डेट्रिटस था, डेट्रिटस, अपरद, है ना बेटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। और अपन ने कहा था कि भाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन, अपगठन, सूक्ष्म जीवी प्रक्रियाओं, जीवाणु और कवक के एंजाइमों, है ना, के थ्रू आपका होगा। तो आप समझ सकते हो कि इस डेट्राइटस पर डिकम्पोजर होंगे, इसमें डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स का मीन क्या होता है? अपगठक। और अपगठक, मुख्य अपगठक कौन है? जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक। ये बात हो गई। बस इस खाद्य श्रृंखला के जो सबसे मुख्य जीव हैं, सबसे प्रमुख जीव हैं, वो डिकम्पोजर ही हैं, जीवाणु और कवक। हो गया बेटा। अब आप समझ सकते हैं कि देखो जो प्रकृति में जब इस सड़े गले पदार्थों में जो डेट्रिटस है उस पर जब जीवाणु कवक वहाँ अपने एंजाइम निकालेंगे, और फिर आप जानते हैं जटिल को सरल कार्बनिक में, फिर अकार्बनिक में
और अवशोषणी पोषण करेंगे, तो वहाँ उन जीवाणु कवक को खाने वाले कुछ अपनमात्र की कर्मी आपके पास में आ जाते हैं, जैसे एम्फिड्स आ गए, या निमेटोड, जानते हो गोल कर्मी, जो लट होती ना, लट कर्मी, निमेटोड्स, यस, तो या कुछ मोलास्क, यस बेटा। तो आप जानते हैं कि वो इन अपघटकों को खा सकते हैं। और फिर आप कहते हैं बेटा भाई इसके बाद इनको कौन खाएगा, बर्ड, और बर्ड जब एग देंगे, अंडे देंगे, तो फिर स्नेक, सांप, और सांप को बाज। तो ये एक दो ट्रॉफिक लेवल के बाद तो ये ग्रेजिंग से ही जुड़ जाती है ना, चारण से ही जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रथम पोषण स्तर पर देखो कौन है, डेट्रिटस, और इसके सबसे मुख्य सजीव कौन है, डिकम्पोजर, अपघटक और जीवाणु। बाद में तो आप जानते हैं उनको कौन खाते हैं, एम्फिड है, निमेटोड जो गोल कर्मी है, या कुछ मोलास्क। फिर बर्ड, उनको जैसे कई पक्षी लट्ठे नहीं खाती हैं क्या, आया ना, कर्मियों खाती है बर्ड। और फिर आप जानते हो वो एग देती है, स्नेक, सांप और बाज। यस बेटा। तो ये अपन बात बेटा की जो डेट्रिटस फूड चेन है उसका आपके सामने एक एग्जाम्पल हो गया। यस बेटा। अब देखो मैं आपकी बात करता हूँ, इसके अलावा एक यहाँ और एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कि जैसे अपन जो ये दूध होते हैं, दूध में बैक्टीरिया होते हैं ना, दूध दही में, तो मिल्क है ना, तो मिल्क, दूध से आप जानते हैं कि जैसे कर्ड बनता है, दही बनता है। यस बेटा। और तुम जानते हो कि दही में खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं, कर्ड दही में खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं। यस बेटा। और अगर बैक्टीरिया हैं तो फिर आप जानते हो कि उस दही को कौन खा रहा है, मानव, ह्यूमन। तो ये भी एक प्रकार की डेट्रिटस फूड चेन ही हो गई। क्या होगी बताओ, डेट्रिटस। अच्छा सुने, अगर अपन अपने आहार में दही खा रहे हैं, मनुष्य अगर आहार में दही खाता है तो फिर वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होता, द्वितीयक उपभोक्ता में काउंट होता है। किस में काउंट होता है, द्वितीयक उपभोक्ता में। यस बेटा। ये बात आपके सामने होगी, मिल्क, कर्ड और ये ह्यूमन। यस बेटा। तो ये आपकी होगी डेट्रिटस फूड चेन। अच्छा सुने, डेट्रिटस फूड चेन सीधे तौर पे सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है। तो आप कहोगे कि यह या ये खाद्य श्रृंखलाएं ये सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, या हरे पेड़ पौधों पर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि इनकी शुरुआत प्रोड्यूसर से नहीं होती है, पहले ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर नहीं होता है। तो ये सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है, या सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्षता डायरेक्टली यहाँ पे कोई मतलब जरूरत नहीं होती है। यस बेटा। अब अपन कहें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, ये आपकी होगी डेट्रिटस फूड चेन। अब एक तीसरा रूप दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, जो फूड चेन का तीसरा टाइप दे रखा है वो आपको दे रखा है पैरासाइट फूड चेन। पैरासाइट फूड चेन मतलब परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। यस बेटा। अब देखो कि जो परजीवी खाद्य श्रृंखला है, पैरासिटिक फूड चेन है, उसके लिए अपन क्या कहते हैं, उसके लिए बेटा अपन कहते हैं कि भाई परजीवियों का कम से कम एक पोषण स्तर पर आना, यानी किसी न किसी एक पोषण स्तर पर अगर परजीवी आ गए तो क्या काउंट होगी, पैरासिटिक फूड चेन। यानी परजीवियों का कम से कम एक पोषण स्तर पर उपस्थित होना, यानी किसी न किसी एक पोषण स्तर पर अगर परजीवी उपस्थित हैं तो वो पैरासिटिक फूड चेन मानी जाएगी। यस बेटा। अब देखो, जो चारण खाद्य श्रृंखला थी वो भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई थी, ये भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, लेकिन चारण खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर ट्रॉफिक लेवल पे साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ा था, यहाँ साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, घटेगा। यस, बाकी वो भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ये भी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। पहले ट्रॉफिक लेवल पे यहाँ भी प्रोड्यूसर होता है, जैसे ट्री, एक वृक्ष, और उस वृक्ष पर आधारित खाद्य श्रृंखला ट्री के ऊपर बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं, बर्ड, और उन बर्ड के ऊपर पैरासाइट हैं, क्या भी पैरासाइट। तो आप समझ रहे हैं कि इस फॉर्म में ये ट्रॉफिक लेवल T1, T2 और T3 होगा यहाँ पे। तो ये आपकी होगी एक पैरासिटिक फूड चेन।
यस बेटा। और इसमें भी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपका वृक्षी है, उत्पादक ही है, और सूर्य के प्रकाश की यहाँ जरूरत है, लेकिन यहाँ उत्तरोत्तर साइज घटता है और वहाँ साइज क्या होता, बढ़ाता। तो ये होगी पैरासिटिक फूड चेन। लेकिन बेटा देखो प्रकृति के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो मुख्य फूड चेन होती है, एनसीईआरटी में आपको बता रखी है ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन होती है। देखो अगर अपन ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस में अगर अपन अंतर अगर आप करो, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे नॉर्मल आपको केवल, क्योंकि वो सारे हो चुके हैं, यस, तो ध्यान से सुनिएगा, वही बातें अपन आगे लिखेंगे कि यदि अपन ग्रेजिंग फूड चेन में और डेट्रिटस फूड चेन में, डीएफसी में अगर अपन अंतर करें, तो देखो ये किससे स्टार्ट होती है, ये हमेशा स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये हमेशा उत्पादकों से शुरू होगी, ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी यहां अपन लिखें कि स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर, ये हमेशा उत्पादकों से शुरू होगी, प्रोड्यूसर से। ये स्टार्ट फ्रॉम डेट्रिटस, ये अपरद पदार्थों से स्टार्ट होगी। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जीएफसी के अंदर फिर अपन कहेंगे कि जीएफसी में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट होंगे। यहाँ पे आप जानते हो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा, डेट्रिटस, क्या होगा, डेट्रिटस, यस। तो यहाँ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्लांट्स, और यहाँ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा बेटा, अपरदी पदार्थ, डेट्रिटस। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि ये डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, और आप समझ सकते हैं कि ये दे डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, ये सीधे तौर पर सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं है। यस बेटा। अब सुने कि जो जीएफसी होती है, जीएफसी के लिए अपन बोलते हैं कि ये आप जानते हो कि 10% रूल को फॉलो करती है। 10% रूल के अकॉर्डिंग ही ऊर्जा प्रवाह होता है, 10% रूल के अनुसार ही ऊर्जा प्रवाह। ये अभी अपन लिखेंगे कि ये 10% नियम को पालना नहीं करती है। यस बेटा। फिर अपन एक बात कहेंगे भी, देखना यहाँ पर कि जो जलीय पारितंत्र है उसमें ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन जीएफसी है, लेकिन स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन क्या है, डीएफसी है। क्या है बताओ, डीएफसी। यस बेटा। तो अब आप इसमें नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए मैं कहता हूँ कि जीएफसी यानी ग्रेजिंग फूड चेन जो चारण खाद्य श्रृंखला है, डीएफसी तथा पीएफसी एक या एक से अधिक पोषक स्तर पर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं, या आपस में कनेक्ट हो सकती हैं खाद्य श्रृंखलाएं। यानी जीएफसी, डीएफसी और पीएफसी एक या एक से अधिक पोषक स्तर पर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है, जुड़ी हो सकती है। जैसे मैं आपको समझा भी देता हूँ, ये ग्रेजिंग फूड चेन है, ये ग्रेजिंग फूड चेन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। जैसे प्रोड्यूसर से स्टार्ट है ना, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नैक, हॉक, पिकॉक, यानी घास, कीट, मेंढक, सांप, ये बाज या मोर है। अब ये आपकी, ये तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रही है, तो ये जीएफसी है। ये क्या है बेटा, जीएफसी। और ये देखो डेट्रिटस से, पहले पोषण स्तर पर डेट्रिटस, अपरद, तो अपरदी पदार्थों से शुरू हो रही है, तो देखो ये क्या है, डीएफसी। डीएफसी मैंने आपको बताया था कि अपरदी पदार्थों में बैक्टीरिया, फंजाई, जीवाणु, कवक, डिकम्पोजर, बेटा अपघटक। यस। और इन जीवाणु कवक को फिर आगे एम्फिड या निमेटोड जो कर्मी हैं, गोल कर्मी, ये खा रहे हैं। यस। अब देखिए ये बर्ड, अब बर्ड जैसे अंडे देगा तो ये स्नैक। तो बताओ ये डीएफसी किससे जुड़ गई, किससे जुड़ गई, डीएफसी जीएफसी से जुड़ गई ना। और फिर आप जानते हो कि इस बर्ड के ऊपर पैरासाइट हो सकते हैं, और आपने कहा कि अगर किसी एक पर भी, एक पोषण स्तर पर अगर पैरासाइट हुआ तो फिर वो पैरासिटिक फूड चेन, जैसे ये सीधी ऐसे आ जाएगी तो पैरासिटिक फूड चेन हो गई, तो ये पैरासाइट भी हो सकते हैं उस बर्ड के ऊपर। तो आप कहते हो कि प्रकृति के अंदर जो जीएफसी, डीएफसी या पीएफसी,
एक या एक से अधिक पोषक स्तरों पर एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है। यस। अब बेटा देखो नोट सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कि स्थलीय पारितंत्रों में ऊर्जा प्रवाह एनर्जी फ्लो का मुख्यतः डेट्रिटस फूड चेन डीएफसी के माध्यम से होता है। यानी स्थलीय पारितंत्रों में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन जो है डेट्रिटस फूड चेन है। मेजर कंडक्ट मतलब एनर्जी फ्लो। तो स्थलीय पारतंत्र में महत्वपूर्ण साधन डीएफसी क्यों है? ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन डीएफसी है। जैसे फॉरेस्ट क्यों है भाई? मैंने आपसे क्या कहा था कि जो प्रकृति के हरे पेड़ पौधे हैं, आप समझ सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और खूब जो बायोमास प्रोडक्शन करते हैं, तो एक मात्रा शाकाहारियों पे और अपने शोषण में खर्च कर लेते हैं। बाकी अपन बात करें कि बायोमास अपने बॉडी में जमा करते रहते हैं, तो ये बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, तो हाई बायोमास होता है। तो जब इनकी मृत्यु होती है फॉरेस्ट में, शाखा पत्तियां पूरे वृक्ष की या बड़े एनिमल्स की मृत्यु होती है, तो आप जानते हैं कि डेट्राइटस खूब बनता है, अपरद खूब बनता है। इसलिए इस जो वन होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वहां जानते हो कचरा यानी डेट्राइटस खूब है, तो वहां ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन क्या है? डीएफसी। लेकिन अगर अपन जलीय पारतंत्र की बात करें, जलीय पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो महत्वपूर्ण साधन है मुख्य जीएफसी के माध्यम से होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां दिमाग लगाओ, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा है, लेकिन जलीय पारतंत्र में पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर वो सूक्ष्म प्लवक हैं, आपको नग्न आंखों से दिखेंगे ही नहीं। अब वो बहुत ज्यादा तेजी से विभाजित होकर अपने से ज्यादा जैव भार वाले जूप्लैंक्टन का जैव भार ज्यादा है खड़ी प्रसंन, तो उन जूप्लैंक्टन को पोषण उपलब्ध कराते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो जूप्लैंक्टन को पोषण मिल रहा है, फिर जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। तो वहां अपन बात करते हैं बेटा कि जो डेट्रिटस है वो बहुत न के बराबर बनता है, तो वहां ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन क्या है? जीएफसी। ये लो जी। अब देखिए फिर मैं आपको बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो आपका होता है जीएफसी, यहां तो 100% 10% रूल फॉलो होता है। यानी निचले से ऊपरी पोषण स्तर में जब ऊर्जा का प्रभाव होता है तो केवल 10% स्थानांतरित होती है, 90% का उष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। तो 3 से 4 पोषण स्तरों पर जाते ही सीमित हो जाती है, 3 से 4 पोषण स्तरों पर ही सीमित हो जाती है ना। लेकिन देखो एक बार डीएफसी में डेट्रिटस जो अपरद है, तो बेटा अपरद से प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा स्थानांतरित होने में 10% रूल फॉलो नहीं होता है शुरू में। यहां तो हमेशा ही 10% होगा। यहां इस डेट्रिटस से एक बार बैक्टीरिया पर एनर्जी ज्यादा जाएगी, यानी बैक्टीरिया पर एनर्जी जाने में 10% रूल लागू नहीं होता है। लेकिन आगे के पोषण स्तरों पर, आगे बैक्टीरिया के बाद ये ट्रॉफिक लेवल है, एम्फिड, बर्ड, यहां फिर 10% नियम लागू होगा। तो फिर आगे के पोषण स्तरों में 10% के अनुसार फ्लो होता है, इसलिए इसमें भी पोषण स्तरों की संख्या क्या है? सीमित है। तो प्रकृति में 3 से 4 पोषण स्तर ही होते हैं, क्योंकि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे, उत्तरोत्तर पोषक स्तरों पे ऊर्जा की मात्रा बहुत तेजी से घटती है। यस बेटा, ये बहुत है। इसलिए अपन कहते हैं कि पारतंत्र में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होती है, 3 से 4 पोषक स्तर ही होते हैं। और खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उसका स्थायित्व उतना ही क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि अवेलेबल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। यस बेटा। हाँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देकर बता दूंगा कि भाई एक तो जैसे ये ग्रास है, ग्रास, तो घास को जैसे मान लो हिरण खा रहा है, अब हिरण को भेड़िया खाए फिर शेर खाए तो शेर को कम उपलब्ध मांस होगा। लेकिन अगर घास, हिरण और सीधा कौन आ जाए? लायन आ जाए, तो इसको उपलब्ध ऊर्जा थोड़ी ज्यादा मिलेगी। बात को समझे? तो ये बात आपकी हो गई क्लियर। अब देखिए बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, तो अब देखिए बेटा जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कि जीएफसी जो चारण खाद्य श्रृंखला है, चारण खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः आप डिकम्पोजर को कहीं पर भी शो नहीं कर रहे हो। आपने जब चारण खाद्य श्रृंखला बताई थी तो अपघटकों को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन अगर दर्शाने की आवश्यकता हुई तो सबसे ऊपरी पोषण स्तर पे रखेंगे, सबसे टॉप ट्रॉफिक लेवल पे रखेंगे। भाई देखो ध्यान दो,
ये घास है, ये प्रोड्यूसर है T1 ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट प्रोड्यूसर है, फिर ये साग बक्सी है ट्रॉफिक लेवल T2, और अभी ये सिंपल फूड चेन है छोटी खाद्य श्रृंखला तो T3, वरना तो बीच में अगर वोल्फ आता तो T4, और चाहे वो आ जाता वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ने सिंपल लिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये चारण खाद्य श्रृंखला है। अब अपन चारण खाद्य श्रृंखला में कहीं पर भी अपघटकों को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन यदि दर्शाने की आवश्यकता हो तो सबसे ऊपरी पोषण स्तर पर, तो देखो ये लो ये लो ये लो, तो सबसे ऊपरी पोषण स्तर पर डिकम्पोजर आएंगे, अपघटक आएंगे। कौन आएंगे? अपघटक। क्यों? क्योंकि बेटा देखो प्रकृति में वास्तव में अपघटक प्रत्येक प्रकार के पोषण स्तर से ऊर्जा लेते हैं, क्यों भाई? घास में शाकापत्ति के घास की मृत्यु होगी तो भी डेट्रिटस बनेगा, शाकाहारी जीव के मृत अवशेष या मलमूत्र तो भी डेट्रिटस बनेगा, और मांसाहारी जीव की मृत्यु होगी तो भी डेट्रिटस बनेगा। तो डेट्राइट्स आएगा ना, और डेट्राइट से डिकम्पोजर को एनर्जी मिलेगी, अपघटक को। तो चारण खाद्य श्रृंखला में आप अपघटकों को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन यदि दर्शाने की आवश्यकता हो तो सबसे टॉप पे रखते हैं, सबसे टॉप पे। यस बेटा, तो ये सारी बातें मैंने आपको, और देखिएगा कि जीएफसी में ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी फ्लो थोड़ा फास्ट होता है और डीएफसी में एनर्जी फ्लो थोड़ा स्लो होता है। तो ये सारे अंतर मैंने आपको बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए मैंने, और एनसीईआरटी में इतना सुंदर दे रखा है जीएफसी और डीएफसी को, तो आप बहुत परफेक्टली वहां से लाइन टू लाइन पढ़ें तो आपको सारे क्वेश्चंस और अच्छे परफेक्टली होंगे बेटा। यस, और ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब अपन फूड वेब, फूड पिरामिड की बात करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।